किसी भी कंपनी के आईपीओ को लाने के लिए मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लीड मैनेजर भी कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि आईपीओ को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक वो कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाती, तब तक उस आईपीओ को जो है मैनेज करना। लेकिन इसका प्रोसीजर हमारे किसी काम का नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इस वाली वीडियो में बताया था कि हम उस पार्ट को, जो आप लोगों के काम का है ही नहीं पार्ट, हम उस पार्ट को बिल्कुल स्किप करके चलने वाले हैं। हम सिर्फ इस सीरीज में वो पार्ट यूज करने वाले हैं, उस पार्ट को समझने वाले हैं जो चीज आप लोगों के लिए काम आने वाली है किसी भी टाइप में। फिर वो चाहे आपका आईपीओ का प्राइस हो या फिर स्टॉक मार्केट जब वो लिस्ट हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसीजर है। जो चीज आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली है, स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीजें काम आएंगी, हम सिर्फ उसी चीजों को जो है हम इस सीरीज में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर हम इस वीडियो में इस पार्ट को जो है स्किप करके चलते हैं और हम जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल उस टॉपिक पर आते हैं। तो आज के टॉपिक पर आए, बट उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हैं, एक बिल्कुल स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को जो है स्टार्टिंग से देख सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से कि फाइनेंशियली क्यों हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, वहां से लेकर अभी तक की आईपीओ में हम कहां पर किस टाइप से जो है आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर आप बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को जो है स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और अब मैं जो है आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरा नाम है दोस्तों तुषार बुद्धिराजा और मैं इस मार्केट में 2016 से हूं। और इस चैनल फिनटेक गुरुकुल चैनल के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक एक छोटी से छोटी चीज जो है समझाना चाहता हूं, ताकि आप इस मार्केट को, इस बिजनेस को जो है बिल्कुल भी सट्टा बाजार ना समझे, बल्कि आप इस चीज को, इस मार्केट को जो है इतने अच्छे से समझे कि आप इससे एक एक्स्ट्रा इनकम, बल्कि अपनी जो आपकी मेन इनकम होगी ना, उससे भी ज्यादा इसे पैसिव इनकम की तरह जो है क्रिएट करके एक अच्छा खासा अमाउंट, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जो है अपना पहला कदम ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इस चैनल से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या और भी फाइनेंशियल जो भी आपके लिए चीजें होती हैं, आपको फाइनेंशियली लिटरेट करना चाहता हूं इस चैनल के थ्रू। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए सब्सक्राइब करना है और साथ ही में एक छोटा सा काम और करना है, उसमें आपको एक बेल आइकन जो बना हुआ है ना, उसको क्लिक करके अपनी नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर देना है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर और देखते हैं आईपीओ के बारे में कुछ और डिटेल्स जो हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं करी थी, और जो लास्ट वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है, लेकिन आपको इसमें कुछ और चीजें, कुछ और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो समझ में आने वाली है। एक डीआरएचपी होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी जो है अपने आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती है ना, सारा कुछ जो है इस डीआरएचपी में देती है। इसमें सबसे पहले क्या चीज होती है, वो होता है साइज ऑफ आईपीओ, यानी कि आईपीओ कितने करोड़ का आने वाला है, उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, उसमें ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी कि पुराने प्रमोटर्स जो हैं वो कितने एग्जिट कर रहे हैं, उनके कितने शेयर जो हैं वो अपने बेचकर इस मार्केट में जा रहे हैं, और इस कंपनी में फ्रेश इशू यानी कि जितना पैसा, वो नया पैसा जो है स्टॉक मार्केट से रेज करना चाहती है वो कितना है। इस सब के अलावा वो नंबर ऑफ शेयर्स की, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मार्केट में लेकर आना चाहती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक कंपनी के 1000 छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसमें से वो कंपनी केवल 150 टुकड़े जो है मार्केट, 150 शेयर जो है वो मार्केट में लेकर आना चाहती है। तो इसमें भी हमारे को नंबर ऑफ शेयर जो है इसी डीआरएचपी में पता चलता है। उसके अलावा जो हमारे को और मेन डिटेल जो पता चलती है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि कंपनी आईपीओ लाना क्यों चाहती है। अब उस आईपीओ के लाने के पीछे क्या रीजन है, वो एक्सपेंशन करना चाहती है, पुराने प्रमोटर्स बाहर निकल रहे हैं, या फिर उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, डेट रीपे करना चाहती है। ये सब चीजें, जो भी उनका रीजन होता है ना, वो सब चीजें जो है आपको इसी डीआरएचपी में मिलने वाली है। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि वो रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है, उसका काम क्या है, उसके अलावा वो एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे जो है वो कहां पर करती है, इसके बारे में। और उसके अलावा मैनेजमेंट उसके बिजनेस के ऊपर क्या रिव्यू देती है, यानी कि मैनेजमेंट का क्या व्यू है अपने बिजनेस के ऊपर। ये सब चीजें, पूरी एक एक चीज जो है डीआरएचपी में हमारे को खुल के पता चलती है। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें उनके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीजें आएंगी। उसके अलावा इस बिजनेस को रन करने में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है, कौन कौन से एंट्री एग्जिट बैरियर्स आते हैं, ये सब चीजें जो है हमारे को डीआरएचपी में, मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो डीआरएचपी अकेला ही काफी है। अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए ना, तो आप केवल इस ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ के अपनी सारी डिटेल्स जो है आईपीओ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो है जान सकते हैं। डीआरएचपी सबमिट करने के बाद नेक्स्ट जो मेन काम आता है मर्चेंट बैंकर्स का, वो ये आता है कि इस आईपीओ को जो है प्रमोशन कैसे होगा, इसका
टीवी प्रमोशंस हो गए या फिर एडवर्टीजमेंट्स हो गए या फिर प्रिंट मीडिया में जो है हमारे को ये सब चीज़ें प्रिंट करके बताया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है किसी भी आईपीओ किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो है अवेयरनेस हो। अब कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जिसके बारे में आप लोगों को हर चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म आती है प्राइस बैंड। आईपीओ किस रेट पर आ रहा है इसके बारे में जो है प्राइस बैंड से हमारे को पता चलता है। यानी कि हमारे को मान लीजिए मेरे को उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कितने रुपए कितना पैसा जो है उसमें लगाना पड़ेगा, एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमें प्राइस बैंड से पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है बुक बिल्डिंग। मान लो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा 100 से 120 रुपए। अब पब्लिक जो है इसमें से किसी भी प्राइस पर 100 से लेकर 120 तक, इंक्लूडिंग 100 और 120, तो पब्लिक जो है किसी भी प्राइस पर 100 से लेकर 120 की रेंज में किसी भी प्राइस पर जो है बिड कर सकती है, और हर पॉइंट पर बिडिंग को कलेक्ट करने को ही कहते हैं बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का प्रोसीजर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये आता है कि उसमें हर पॉइंट पर कितनी बिडिंग्स आई हैं, यानी कि हर प्राइस पर कितनी बिडिंग्स आई हैं उस सब का डेटा कलेक्ट करना, और उसमें से कौन से प्राइस पर जो है कंपनी ने अपना आईपीओ इशू करना है ये चीज को डिसाइड करना। और ये चीज नॉर्मली वो रेट होता है जिस पर सबसे ज्यादा बिडिंग्स आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट और फाइनल डे होता है लिस्टिंग डे का। ये वो दिन होता है जिस दिन पर स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है वो उस दिन जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, और ये प्राइस जो है बुक बिल्डिंग के हिसाब से जो है डिसाइड होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके अलावा किस डेट पर ये आईपीओ इशू हो रहा है, कब क्लोज होगा, कब इसकी अलॉटमेंट होगी, कब इसकी फाइनलाइजेशन होगी, कब रिफंड्स आएंगे, लिस्टिंग डे कब है, तो ये सब चीजें आपको बाद में जैसे ही कोई आईपीओ आता है उसके बारे में उसी टाइम आपको पता चल जाती हैं। अब इस टॉपिक को खत्म करने से पहले कुछ बेसिक कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं आईपीओ से रिलेटेड ही जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है जो 1000 शेयर जो है अपना आईपीओ में लेकर आना चाहती है, और वो काफ़ी जानी मानी कंपनी है जैसे नाइका होगी, जोमेटो होगी, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का जो है काफ़ी सारे लोगों का मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो है क्रेज रहता है। तो उसमें उस आईपीओ का जो है ओवर सब्सक्राइब, यानी कि जितने शेयर्स वो अप्लाई करना चाहती थी, यानी कि जितने शेयर्स वो मार्केट में लेकर आ रही है उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। मान लीजिए 1000 शेयर्स के लिए वो जब कंपनी लेकर आई थी, 1000 शेयर्स लेकर आई थी वो आईपीओ के लिए, लेकिन जो उसके लिए सब्सक्रिप्शंस आ गई, यानी कि उसकी डिमांड आ गई वो 2200 शेयर्स की आ गई। तो यानी कि जितनी डिमांड होती है उससे ज़्यादा अगर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो इस टर्म को, इस सिनेरियो को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ आईपीओ। और अगर यही चीज़ अगर 1000 शेयर्स की जगह अगर वो एक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो कॉमन जो कंपनी है उसमें अगर जैसे अभी स्टार हेल्थ का आईपीओ आया था, उसमें अगर 1000 शेयर्स की जगह अगर मान लीजिए कंपनी को 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई, तो यानी कि जितनी उसकी डिमांड थी उससे कम उसके पास एप्लीकेशंस आई, तो उसमें उस आईपीओ को हम कहेंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आईपीओ से रिगार्डिंग कोई भी इन 2 वीडियोस में कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो हैं पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेश्चन, हर क्वेरी सॉल्व करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में अब कंपनी तो देखो लिस्ट होगी, अब हम नेक्स्ट वीडियो से ये चीज देखेंगे कि स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में मूवमेंट क्यों आती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस सीरीज को फॉलो करके रखें, ताकि हर चीज में स्टॉक मार्केट में आपको बेसिक से लेकर डिटेल तक आपको सारी चीजें इसी सीरीज में पता लगने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।